अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो प्रतिबंध जो पहले से चल रहे थे उनको लागू करते हुए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन सभी निर्णयों को जमीन पे लागू करने के लिए अभी हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ अभी बैठक की और उसके लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह से हमें ये शिकायत मिल रही थी कि सर्कुलर जारी हो रहे हैं, निर्देश जारी हो रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, लेकिन जमीन पे उस तरह से ग्राउंड पे टीमें एक्टिव नहीं हो रही हैं जिसकी जरूरत है। तो आज खास तौर से जितने संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, सभी उच्च अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपनी मॉनिटरिंग का स्पेशल सिस्टम बनाएं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाए कि उसकी ग्राउंड पे जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। डीपीसीसी की टीमें, रेवेन्यू विभाग की टीमें ग्राउंड पर हैं, काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, मॉनिटरिंग, उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। तो अलग अलग विभागों को अपना मॉनिटरिंग ग्राउंड सिस्टम को डेवलप करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि जो निर्णय ले रही है सरकार, उन निर्णयों को जमीन पे जो है मजबूती के साथ लागू किया जा सके। आज जो ग्रैब 3 के तहत जो डायरेक्शंस हैं, उसके तहत जो मुख्य निर्णय जो लिए गए, उसमें पहला है दिल्ली के अंदर जो वैक्यूम क्लीनर है, मशीनें, उनको समय बढ़ाने का डायरेक्शन दिया गया है। अभी तक दिल्ली की सड़कों पर 52 MRS मशीन जो है वो MCD की चल रही थी। उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 8 घंटे की जगह अब उसका जो है 12 घंटे उसको चलाया जाए। उसी तरह से टोटल जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए 345 जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मशीनें काम कर रही हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि उनकी संख्या भी अब 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा एरियाज में वाटर स्प्रिंकलर को जो है वो पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ जो हॉट स्पॉट्स हैं, उनके अलावा भी अभी तक हॉट स्पॉट्स पे फोकस करके जो है एंटी स्मॉग गन चलाए जा रहे थे। अब हॉट स्पॉट्स के अलावा भी जिन जगहों पे ज्यादा कंजेशन की स्थिति है, जिन जगहों पे इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो अब पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां पे इस तरह के गतिविधियां हैं, वहां पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन को संचालित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो निर्णय आज हुआ है कि परिवहन जो व्यवस्था है सार्वजनिक, उसको बढ़ाने के लिए तो 2400 ट्रिप बसों की संख्या जो है, बसों के जो ट्रिप्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ शटल बस सर्विस को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। शटल बस सर्विस अभी 2 जगह पे मुख्य तौर पर RK पुरम से सेंट्रल सेक्रेटरिएट केंद्र सरकार का और गुलाबी बाग से दिल्ली सचिवालय के लिए शुरू किया गया है, जिससे कि लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ करके और शटल बस सर्विस का उपयोग करें। साथ ही साथ मेट्रो ने आज से 60 ट्रिप जो है अपने बढ़ा दिए हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अभी मेट्रो के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हमने ट्रिप तो बढ़ा दिया है लेकिन अभी राइडरशिप नहीं बढ़ रही है। तो दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि 60 ट्रिप एक्स्ट्रा कर दी गई है मेट्रो की,
साथ ही साथ 2400 जो है वो ट्रिप जो है वो बसों की बढ़ा दी गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जहां जरूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कंट्रोल करने में आपका सहयोग हो सके। उसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन पे जो बैन लगा है उसमें कुछ गतिविधियों को जो है उनको छूट दी गई है। जिन लोगों को छूट दी गई है उसमें रेलवे सेवाएं, रेलवे स्टेशन की परियोजनाएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्टेशनों की परियोजनाएं, हवाई अड्डे, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संबंधित गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, लीनियर सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, वितरण, पाइपलाइन आदि, स्वच्छता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति परियोजनाएं, उपरोक्त श्रेणी के लिए विशिष्ट एवं पूरक सहायक गतिविधियों की जो परियोजनाएं हैं उनको जो है इसमें छूट दी गई है। लेकिन आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन गतिविधियों को छूट दी गई है वहां पर इन सभी एजेंसियों को जो काम कर रही हैं उन एजेंसियों को डस्ट मेजर्स के जो 14 सूत्रीय नॉर्म हैं उन्हें फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा जिनको छूट दी जा रही है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उन पे पेनाल्टी लगाई जाएगी। जो काम जारी है उनको भी सभी मेजर्स को फॉलो करना होगा। जिन जिन गतिविधियों के मैंने अभी जो है वो आपके सामने जो हमने बताया उन सभी जगहों पे भी इनको डस्ट मेजर फॉलो करना होगा। इन डीपीसीसी और एसडीएम्स जो हैं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और अगर वहां पे उल्लंघन पाया जाता है तो फिर वहां पे कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, जो जिन कार्यों को बंद किया जा रहा है उसमें बोरिंग, ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर रोक लगाई जा रही है। निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। विध्वंस कार्य पर रोक लगाई जा रही है। परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक लगाई जा रही है। फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैनुअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण पर रोक लगाई जा रही है। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है। बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाई जा रही है। ओपन ट्रेच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य एवं विद्युत केबल बिछाने कार्य पर रोक लगाई जा रही है। टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करने पर रोक लगाई जा रही है। पीसने की गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। पाइलिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है। वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग आदि पर रोक लगाई जा रही है। सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य जिसमें फुटपाथ, रास्ते और सेंट्रल वर्ज आते हैं उनको पक्का करना जो शामिल है उस पर भी रोक लगाई जा रही है। इन गतिविधियों पे जो है 14 गतिविधियां हैं जिन पर जो है रोक लगाई जा रही है। जैसा मैंने पहले में कहा, सीएक्यूएम को जो डायरेक्शंस था कि इन प्रोजेक्ट को छूट रहेगी। आज जो मीटिंग में निर्णय लिया गया कि छूट तो रहेगी लेकिन यहां पर डस्ट कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहेगी। अगर उसका वायलेट करते हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी तरह से जो ये 14 काम जिनको रोक लगाई जा रही है, बैन लगाया जा रहा है, अगर मान लीजिए किसी ने आधी सड़क बनाई है और उसको रोका जा रहा है तो आधी सड़क जो खुदाई की या किसी तरह गतिविधि की है वहां पर डस्ट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एजेंसी की रहेगी। ऐसा नहीं काम बंद हो गया तो उस एजेंसी का काम नहीं खत्म हो गया, वो जैसे तैसे काम छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। काम बंद हो गया है फर्दर, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है उससे अगर किसी तरह का डस्ट पोल्यूशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कंसर्निंग एजेंसी की होगी जो उस काम को कर रही थी। ये दो सीएक्यूएम के डायरेक्शंस के अलावा ये 2 डायरेक्शंस आज निर्णय लिए गए हैं जो सभी एजेंसियों को जो है दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है दिल्ली के अंदर जो गैर प्रदूषित, गैर धूल पैदा करने वाली गतिविधियां हैं जैसे प्लम्बिंग का कार्य, विद्युत का कार्य, बढ़ईगिरी से संबंधित कार्य
और आंतरिक साज सज्जा फिनिशिंग सजावट कार्य को जारी रखने की अनुमति होगी, जो घर के अंदर के काम है। बाहर की गतिविधियों पे बैन रहेगा, लेकिन इन पे जो है उनको छूट होगी। स्टोन क्रशर का जो संचालन है वो बंद रहेगा। सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद किया जा रहा है। तो ये गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। इसके साथ साथ खासतौर से जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो LMB 4 पहिया वाहन है उन पर अब बंद रहेगा। दिल्ली के अंदर के हों या दिल्ली के बाहर के हों, दोनों तरह के गाड़ियों पर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। चाहे बाहर से आ रही हो BS3 पेट्रोल की गाड़ी और चाहे दिल्ली के अंदर संचालित हो रही हो, इन पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा। चाहे वो कार हो, टैक्सी हो, ट्रक हो, इन सभी तरह के गाड़ियों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसको मॉनिटर करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो 84 टीमों को फील्ड में उतार रहा है और ट्रैफिक पुलिस जो है 284 टीमों को जो है वो फील्ड में उतारेगा, जो इसको मॉनिटर करेंगे। अगर कोई वायलेट करता है तो उनके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। ये व्हीकल पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो निर्णय लिए गए हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए जैसा मैंने कहा कि आज और कल के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद अगले दिन संडे है। मंडे को जो AQI की प्रदूषण की स्थिति रहेगी उसके अनुसार मंडे को फिर निर्णय लिया जाएगा फर्दर स्कूलों के संबंध में। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों को इस पूरे उसमें सहभागी बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान को शुरू किया जाएगा। आज 20,000 जो इको क्लब हैं दिल्ली के अंदर, 2,000 इको क्लब, उनके माध्यम से हर इको क्लब को जो है 100-100 लोगों की टीम बनाने का टारगेट दिया गया है और वो जन जागरूकता अभियान को संचालित करेंगे। साथ ही साथ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और DPCC की तरफ से जितने गाड़ी वाहनों का डेटा है उनको SMS भेजा जा रहा है कि वो अवेयर करने के लिए। साथ ही साथ इसके लिए पब्लिक एड कैंपेन भी शुरू करेंगे और जिंगल्स के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो गाड़ियों को न निकालें। तो ये कैंपेन भी, इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को भी जो है वो संचालित किया जाएगा। अभी जो स्थिति है उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं और एक्सपर्ट से जो मैंने बात की है कि अभी जो स्थिति पूरे उत्तर भारत की बनी हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इन जगहों पर जो है वो तेजी के साथ स्मॉग जो है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की स्पीड एकदम से लो जा रही है। तो ये स्थिति अभी आगे भी बने रहने की स्थिति है। दिल्ली के लोगों से मेरा ये कहना है कि अगले जो 15 दिन हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। इसलिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ हम सबको सक्रिय होना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन पैदा करने के सोर्स हैं उनको हमें कंट्रोल करने की तरफ सोचना पड़ेगा। सरकार अपने तरफ से लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए हर कठोर कदम लेने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सबके सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली के अंदर ये जो आंकड़ा है, 2 साल पहले इसी सर्दियों के महीने में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने स्टडी किया था और ये स्टडी कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उस प्रदूषण में 31% जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के सोर्सेज हैं। 69% जो पोल्यूशन है दिल्ली को जो लोगों को झेलना पड़ता है वो बाहर से आता है। अब जब दिल्ली के लोगों के सहयोग करने के साथ साथ मेरी अपील है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में सभी सरकारों को सक्रिय होना पड़ेगा। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदूषण बढ़ रहा है और उनका एक ही टेप रिकॉर्ड बज रहा है कि केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया, केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया।
गाजियाबाद, नोएडा में, पूरे उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी ने प्रदूषण बढ़ा दिया। ये रिकॉर्ड आप देखो, आज की खबर है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा जो शहर है उसका नाम हरियाणा है। हरियाणा राज्य के सबसे ज्यादा आज प्रदूषित शहरों में जो है हरियाणा राज्य के जो शहर है उनकी लिस्ट आई है। हरियाणा में किसने बढ़ा दिया है? मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कम इस समय तो सक्रिय हो जाइए। पता ही नहीं चल रहा है कि दिल्ली देश के अंदर कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है। पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चपेट में है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं है, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहां गायब है किसी को नहीं पता है। और भारतीय जनता पार्टी एक स्टेटमेंट जारी कर देती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से मुक्ति, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्ति, हरियाणा की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है उसे। मुझे लगता है कि सरकार दिल्ली के अंदर जो काम कर रही है, मैं बार बार कहता हूं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से एनसीआर के अंदर अब हमें जरूरत है कि सख्त कदम उठाए जाएं। पूरे एनसीआर के अंदर, दिल्ली में तो हमने डीजल गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया, लेकिन पूरे एनसीआर में गाड़ियां चल रही हैं डीजल की। कम से कम इस समय तो बंद कर दो। एनसीआर के अंदर डीजल की सारी जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी बसें चल रही हैं, कम से कम उसको तो बंद कर दो। पूरे एनसीआर के अंदर जो है ईंट भट्ठे आज भी चल रहे हैं, उस पर तो कार्रवाई कर दो। कम से कम 15 दिनों के लिए कम से कम बिजली डाइवर्ट करके एनसीआर में दे दो। जो जनरेटर से बिजली घर चल रहे हैं, लाइट चल रही है, कम से कम उस पर तो कंट्रोल हो जाए। तो मेरा यह निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज, दिल्ली के चारों तरफ आपकी सरकार है। ऊपर भी आप हो, आजू में भी आप हो, बाजू में भी आप हो, केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, और आप बयान जारी करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे भाई? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे? उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे? केवल एक लाइन का बयान जारी कर देते हो और काम खत्म हो जाता है आपका। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली के लोगों से भी और इन 5 राज्यों के लोगों से भी कि आप इसको लेकर के थोड़ी सी आप सक्रियता बढ़ाएं। सक्रिय सहयोग से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लें। सर, एक आपने कहा कि सोमवार को आप डिसीजन लेंगे स्कूली बच्चों के स्कूल खुलने या नहीं खुलने को लेकर। सर, क्योंकि स्कूल संडे तक जाहिर नहीं, अभी 2 दिन के लिए बंद हुआ है। फर्दर निर्णय जो है मंडे को लिया जाएगा, अगले उसके लिए 3 दिन का तो बंद हो गया ना, एक संडे है, 2 दिन का बंद हो गया। सर, आगे साथ ही क्योंकि अभी 5वीं तक की कक्षाएं ही बंद हुई हैं, क्या जरूरी यह है जिस तरह की स्थिति है कि बाकी बच्चे भी फिजिकल एक्टिविटी करते ही हैं, तो क्या सीनियर क्लासेस जो हैं उनको भी कह दिया जाए कि वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए? क्या इस तरह की जरूरत महसूस हो रही है? इस पर लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी जो मैंने कहा कि जैसे सारी परिस्थितियों को मॉनिटर किया जा रहा है, और अगर AQI 450 से ऊपर जाता है तो फिर उस तरफ निर्णय की तरफ बढ़ेंगे। सर, एक कंफ्यूजन बहुत जगह फैली हुई है कि दिल्ली में 2 स्मॉग टावर हैं, दोनों दिल्ली सरकार के हैं, कोई कहता है दोनों केंद्र के हैं, वो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दीजिए। दूसरी चीज, वो दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ये भी अलग अलग रिपोर्ट छप रही हैं, उसको लेकर थोड़ा स्मॉग टावर को लेकर के 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिल्ली के अंदर 2 स्मॉग टावर स्थापित किए गए थे। एक स्मॉग टावर आनंद विहार में, जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी थी, CPCB को और केंद्र सरकार को। दूसरा कनॉट प्लेस में, जिसकी जिम्मेदारी DPCC को, दिल्ली सरकार को दी गई थी। दोनों सरकारों ने दोनों जगह पे स्मॉग टावर शुरू किए। स्मॉग टावर शुरू करने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर शुरू हुआ। स्मॉग टावर अपना काम कर रहा था, 2 साल के लिए उसे काम करना था। 2 साल काम करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी और उस रिपोर्ट पे सरकार को निर्णय लेना था और सुप्रीम कोर्ट को उसको रिपोर्ट को देनी थी। केंद्र सरकार का आनंद विहार का स्मॉग टावर के बारे में केंद्र सरकार बताएगी। दिल्ली के अंदर जो कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर जो हम लोगों ने शुरू किया, वो स्मॉग टावर काम कर रहे थे। उसकी एक पहले भी रिपोर्ट आई थी, जिसमें हमने जो उस समय जो परिस्थिति थी उसमें
1 किलोमीटर के दायरे में उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ रहा था, आधा किलोमीटर 500 मीटर के दायरे में आ रहा था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आनी थी 2 साल बाद। दिसंबर में डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी बने और जैसे उन्होंने रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को बिना सरकार के सूचित किए, बिना कैबिनेट के निर्णय के बंद कर दिया, पेमेंट देना बंद कर दिया, उसी तरह से स्मॉग टावर के लिए जो आईआईटी बॉम्बे और जो अलग अलग एजेंसियां मिलकर काम कर रही थी, उनका जो है पेमेंट बंद कर दिया और वो स्मॉग टावर जो फर्दर काम कर रहा था, उस स्मॉग टावर काम करना बंद कर दिया। और वो स्थिति जो है इसको लेकर के उसके बाद से स्मॉग टावर बंद पड़ा हुआ है। सर ये जानकारी आ रही पता है कि स्मॉग टावर 2 ही साल के लिए था या उसका आगे भी और इस्तेमाल होना था कि 2 साल के अंदर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। आगे स्मॉग टावर वो एक्सटेंड होगा, आगे वो मल्टीप्लाई होगा, इसका निर्णय सरकार को लेना था। कैबिनेट को बिना कोई रिपोर्ट सबमिट किए, बिना कैबिनेट के निर्णय के ही स्मॉग टावर डीपीसीसी के चेयरमैन ने अपने ही निर्णय पे उसको बंद कर दिया, पेमेंट देना बंद कर दिया, तब से बंद पड़ा है। सर आज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से ये जानकारी आई है कि सुबह 7 बजे जो पराली जल रही थी उसकी वजह से 44% हिस्सेदारी थी प्रदूषण की। तो जो पराली जल रही है उसकी वजह से दिल्ली को काफी नुकसान हो रहा है और उसके अलावा जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है यानी कि जो गाड़ियां हैं उसके प्रदूषण की भूमिका थी। तो ये 2 मेजर वजह थी। अगर पराली को कंट्रोल किया जाए तो फिर दिल्ली को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। नहीं, निश्चित रूप से देखो, मेरा कहना है कि जो पराली का धुआं है, चूंकि पंजाब के अंदर पहले से तो पराली जलना कम हो गया, जो डेटा सेंटर गवर्नमेंट का ही आ रहा है, लेकिन अभी भी चूंकि जो स्थिति बनी है, जिस समय ये हवा की स्थिति है, ठीक है ना, तो दिल्ली के आसपास की जो गतिविधियां वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हैं, क्योंकि अभी हवा जो है चली नहीं रही है। हवा जब नॉर्थ वेस्ट से चलेगी तो नॉर्थ ईस्ट हवा दूर से पराली लेकर आती है। अभी तो दिल्ली के अंदर जो सारा इंपैक्ट हो रहा है वो सारा दिल्ली के चारों तरफ जो एनसीआर में गतिविधियां हो रही है उनका इंपैक्ट हो रहा है, चाहे पराली का हो, चाहे गाड़ियों का हो, चाहे वो ईंट भट्ठे जलने का हो, जो भी गतिविधियां हो रही हैं दिल्ली और इसके आसपास की जो सारा इंपैक्ट है वो तो सारा इसी चीज से हो रहा है। आप देखो, आप ये जो है जहां पर ये जो 52 जिलों में से 20 जिले जो हैं वो सबसे ज्यादा आज प्रदूषित हैं, ये हरियाणा के हैं सर, तो उसका इंपैक्ट तो दिल्ली पे भी पड़ रहा है। सर एक और चीज है, प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार भी कदम उठा रही है। आपने अभी लाल बत्ती ऑन गाड़ी आपका भी अभियान शुरू किया है, तो इससे प्रदूषण रोकने में कितना असर पड़ रहा है? देखिए, उससे प्रदूषण रोकने में उतना ही असर पड़ता है जितना वो प्रदूषण पैदा करते हैं। आप आधा घंटा जो बेवजह की गाड़ी दिल्ली जलाते हैं उतना बंद हो जाता है, उतना प्रदूषण कम हो जाता है उसका। 90 लाख गाड़ियां सड़क पर हैं, 90 लाख गाड़ियां प्रतिदिन आधा घंटा जो बेवजह फ्यूल बर्निंग कर रही हैं, वो उनका कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा, जब वो बंद हो जाता है तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। तो ये हम कब तक मौसम को लेकर के निर्भर रहेंगे? क्या कोई इसका रास्ता निकलता दिख रहा है? नहीं, देखिए, मौसम अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में क्या है कि जो जो सोर्सेज हैं, देखिए अभी क्या है कि मौसम बदलने से क्या हुआ है कि अभी चादर छाई है, तो जो भी एयर प्लूटेंट हैं, जो प्रदूषित कण हैं, वो वायुमंडल में फैल नहीं रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। तो वो नीचे आ रहे हैं, उनको हम ऊपर तो नहीं भेज सकते, लेकिन जो गाड़ियों का पोल्यूशन था उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि BS3 और BS4 की जो गाड़ियां हैं, अगर वो जो पोल्यूशन कर रही हैं उनको बंद करेंगे तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में चीजों को कंट्रोल करना। जो जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करके ही आप इसको कम कर सकते हैं। BS3 BS4 की आपने बात की, क्या किसी व्यक्ति ने डीजल पेट्रोल गाड़ी में CNG अपनी फिट करा रखी, क्या उसको मान्य है चलाने के लिए? CNG के लिए प्रतिबंध नहीं है। अगर उसने बाहर से भी लगा रखी है गाड़ी में, CNG लगी है उसकी गाड़ी हाँ, में, तो वो उस पर प्रतिबंध नहीं है। सर ऑड एंड इवन जो एक बार लागू किया था दिल्ली सरकार ने, क्या उसको देखो, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और अगर चीजें जिस तरह से डेवलप होती हैं तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर के फिर उस पर बढ़े। सर एक चीज ये है कि कल जब रैप 3 लागू किया गया था उस समय जो है जो कल का AQI था वो 392 था, उसके बाद से आज सुबह से 450 से ऊपर चल रहा है, यानी सीवियर प्लस कंडीशन जो है वो अभी चल रही है और आज वही रहने। तो इस तरीके से देखा जाए तो ग्रेप 4 जो है वो अब जो है इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है।
तो क्या उसको लेके हमने सरकार की तरफ से कोई तैयारी की है? क्योंकि इनकी COQM की भी बैठक हो रही है जिसमें हो सकता है कि ग्रैब 4 के बारे में कोई डिसीजन लिया जाए। देखिए, ग्रैब का कौन सा स्टेज लागू होगा, इनका निर्णय लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को दिया है, तो वो लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं और हमने भी डिस्कस किया है। अगर सिचुएशन अगर AQI 450 से एबव जाता है तो ग्रैब 4 की सिचुएशन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो डायरेक्शन है, उसको हम लागू करेंगे। सर, एक बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि प्रदूषण की स्थिति है दिल्ली में और वो स्मोक टावर का इशू उठा रही है और वो ये भी कह रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रचार करने में जुटे हुए हैं, तो इस तरह के जो आरोप बीजेपी लगा रही है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो पहले कहा कि भाई बीजेपी से मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ये बयानबाजी बंद करो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं, कम से कम सामने तो ले आओ। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं, सामने तो ले आओ। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कहाँ सो रहे हैं, एक बार सामने तो ले आओ। तीनों तरफ से तुमने घेर रखा है दिल्ली को और चारों तरफ से प्रदूषण भेज रहे हो दिल्ली में और उसके बाद बयान दे रहे हो। यार कुछ तो करो, शर्म तो करो, कम से कम कुछ तो करो। सारे सो रहे हो, एक आ जाता है बयान देने के लिए। पूरा उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, हरियाणा की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तो कह रहा हूं भेजो, आप ये भेजो रिपोर्ट उनको। पूरा हरियाणा जो है धुआं धुआं हुआ पड़ा है और भाजपा बयान दे रही है। दिल्ली जो काम कर रही है उतना ही तो काम कर दो। आज की तारीख में हम दिल्ली में बसें रोक रहे हैं डीजल की, दिल्ली के चारों तरफ डीजल की बसें घूम रही हैं, उतना तो कर दो। 10 साल सरकार हो गई, आज भी जो है कॉलोनियों में तुम बिजली नहीं दे पाए। 24/7 बिजली देते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 800-900 इलेक्ट्रिक बस दौड़ रही है। केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में सरकार है, यूपी में सरकार है, इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं ला पा रहे हो? क्या जवाब है भाजपा का? इलेक्ट्रिक बस केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं चल रही है? भाजपा क्या कहना है इस पे? डीजल बसें क्यों दौड़ रही हैं? भाजपा क्या कहना है इससे? जनरेटर सेट क्यों चल रहे हैं दिल्ली NCR में चारों तरफ? क्या कहना है उनका? कभी जिम्मेदारी से काम भी करना चाहिए, हर समय राजनीति करना जरूरी नहीं होता है। मुझे तो करना है।